नाज़रीन, पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान और फिर लाहौर में भी कोरोना वायरस के हमले जारी हैं। इससे पहले भी लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों को लॉकडाउन किया गया इस उम्मीद पर कि वबा का फैलाव रोकने में मदद मिलेगी, लेकिन हमने देखा कि वो लॉकडाउन कुछ इस तरह का था कि बहुत सारे नाकों के ऊपर बैरियर्स लगाकर सड़कों को बंद किया गया और वहां पर बेजार पुलिस वाले लड़ने वाली गाड़ी मालिकान के साथ उन्हें रास्ता बताते थे कि आप यहां से नहीं जा सकते, आप ऊपर से घूम कर चले जाएं, और इस तरह जो लॉकडाउन का सारा अमल था मुकम्मल हुआ। अब इत्तला ये सामने आई है कि मजीद 7 इलाकों को लॉकडाउन करने का फैसला किया गया है, जिसमें डिफेंस का इलाका भी शामिल है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर पहले जो लॉकडाउन थे उसके बाद केसेस की तादाद में कमी नहीं हुई तो इस लॉकडाउन का क्या फायदा होगा, और वो कौन से पैरामीटर्स हैं जिनकी बुनियाद पर फैसला किया जाता है कि कौन कौन से इलाकों में लॉकडाउन किया जाएगा, और जिन लोगों को इस्तिस्ना हासिल होता है क्या वो लोग दूसरे इलाकों में जाकर वायरस फैलाने का सबब नहीं बन सकते। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मोहतरम दानिश अफजाल साहब, डिप्टी कमिश्नर है लाहौर के। दानिश साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये जो फैसला किया जाता है कि फला फला इलाके में लॉकडाउन किया जाएगा, इसके पैरामीटर्स क्या होते हैं? जी बहुत मेहरबानी। इसमें होता तो ये है कि इसमें बेसिकली जितने भी हमारे पास पॉजिटिव केसेस आ रहे होते हैं, इसको बैठ के हमारी जो हेल्थ की टीम है वो उसका एनालिसिस करती है, उसके हिसाब से इसके हीट मैप्स को जनरेट करती है कि कौन से एरियाज हैं जिसमें इस वक्त इंक्रीजिंग ट्रेंड है, या कौन से एरियाज हैं जहाँ पे थोड़ी सी स्टेबल कंडीशन हो गई है या इनको डिक्रीजिंग ट्रेंड हो रहा है। तो उसी के हिसाब से वो हमें उस गाइडलाइन के मुताबिक हम अपनी फिर ग्राउंड चेक करके उन एरियाज में हम लॉकडाउन करते हैं। तो दूसरी जो चीज है, अभी तक हमने जो 2 फेजेस में लॉकडाउन किए हैं, जिसमें पहली फेज में हमने को मोर देन 60 एरियाज को लॉकडाउन किया था, और इसी तरह से सेकंड फेज में थोड़ा सा एनहांस्ड किस्म का स्मार्ट लॉकडाउन था जिसमें 7 लोकेलिटीज थी और उसको फॉर 1 वीक एंड देन फिर एक्सटेंड किया गया था। तो इसका फर्क जरूर पड़ता है, और इसमें इससे पहले जो केसेस आए थे स्मार्ट लॉकडाउन से पहले और स्मार्ट लॉकडाउन करने के बाद, वो डेफिनेटली एक फर्क है जो फिगर हम आपसे शेयर भी करेंगे, बल्कि हमने की भी है मीडिया के साथ। तो उसमें बहुत ही फर्क है कि पहले क्या केसेस थे और उसके बाद बंद करने के बाद क्या। परसेंटेज याद है सर आपको? बिल्कुल, उसमें आप फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो पहले हमने 7 एरियाज का लॉकडाउन किया था, उसमें हमारे पास लास्ट 40 डेज में बिफोर लॉकडाउन वो केसेस की तादाद तकरीबन 30,000 से ज्यादा थी। और उसके बाद ड्यूरिंग लॉकडाउन जो हमने 12 दिन का लॉकडाउन रखा, उसमें हमारे पास केसेस की तादाद इन्हीं एरियाज में सिर्फ 200 के करीब रिपोर्ट हुई। अच्छा दानिश साहब, ये जो स्मार्ट लॉकडाउन की थ्योरी है बहुत खूबसूरत थ्योरी है, इस पर हमें आपसे कोई इख्तलाफ ही नहीं है। वाकई जिन एरिया से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो उन्हें लॉकडाउन करना चाहिए, लेकिन मसला पैदा होता है इसकी इंप्लीमेंटेशन में। जिन जिन इलाकों में लॉकडाउन किया जाता है, हमें भी पिछले कई दिनों लॉकडाउन का सामना रहा, लॉकडाउन देखने का मौका मिला। पुलिस वाले बैरियर्स लगाकर सड़कें बंद करते हैं, उसके बाद लड़ाई झगड़े होते हैं, पुलिस वाले तंग आकर कहते हैं कि आप यहां से नहीं जा सकते, आप ऊपर से घूम कर चले जाएं। अमली तौर पर एक शख्स अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक दानिश साहब जाना चाहता था तो वो लॉकडाउन उसका रास्ता रोक नहीं सका। देखिए, उसमें जो लॉकडाउन है उससे हम बिल्कुल ये मतलब नहीं लेना चाहिए कि हमने बिल्कुल उसको कर्फ्यू कर दिया है या लिटरली लॉक कर दिया उस एरिया को। उसमें जो हम नोटिफिकेशन भी इशू करते हैं, आप देखेंगे कि उसमें सर्टेन एग्जेम्पशंस हम बिल्कुल उसी नोटिफिकेशन के अंदर ही इनकॉर्पोरेट करते हैं, जिसमें मेडिकल इमरजेंसी इनकॉर्पोरेट है, जहाँ पे अगर हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर्स में वहां से इन एंड आउट मूव करना है, इवन मीडिया पर्सन में इन आउट मूव करना है, तो जजेस उस लोकेलिटी में रहते हैं तो या लॉयर्स रहते हैं जिन्होंने इंपॉर्टेंट केसेस को जाके अटेंड करना है हाई कोर्ट में, तो ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए उन एग्जाम्पशंस को दिया जाता है वहाँ पे। सेकंड जो बात आपने बिल्कुल की, वो हमारे पुलिस के जवान जो वहाँ पे इस गर्मी में ड्यूटी करते हैं, वहाँ पे बिल्कुल ये चपकलिश लोगों की होती है। इसलिए हम सबसे पहले मीडिया के तवज्जो से, आप लोगों के तवज्जो से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि अवाम हमारे साथ हमारे साथ बिल्कुल इसमें साथ खड़ी होगी, कोऑपरेट करेगी, तो ये हम चीजों को नीचे लेके आएंगे। और इसमें आप देखिए कि जो ईद के बाद एक पीक आई थी, तो उसको इस स्मार्ट लॉकडाउन में और लोगों ने खुद इंप्लीमेंट करके एसओपीज को जब एहसास हुआ कि ये वाकई खतरे का लाहक हो सकता है,
तो उसकी वजह से आप देखें कि हम अब उस कंडीशन में बिल्कुल नहीं है, हमारे अस्पताल बिल्कुल अभी कैटर कर रहे हैं। अच्छा दानिश साहब इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर वबा का जोर हम देख रहे हैं कि टूट रहा है, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन में आपसे फिर ये पूछना चाहूंगा कि एक इलाका जिसमें लॉकडाउन किया जाता है, और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वहां पर इस्तिस्ना भी हासिल होता है सहाफियों को, वकला को, ग्रोसरी स्टोर के मालिकान को, जजेस साहिबान को, लेकिन उसके अलावा जिन लोगों को कोई इस्तिस्ना हासिल नहीं होता दानिश साहब, उनको भी उस इलाके से निकलने से हम रुकते देखा नहीं है। देखिए, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इसमें जो हमारे नाके हैं वहाँ पे लोगों को बहस मुआवजा भी करते हैं, वहाँ पे पुलिस के जवानों के साथ ये बातें बिल्कुल होती हैं, हमारे नोटिस में भी आता है। लेकिन इसमें हम ये अगर वाकयात आते हैं तो लोग हमारे साथ कोऑपरेट भी करते हैं, और इसलिए ये आप 5-10% इस तरह का एलिमेंट लाजमी आता है जहाँ कहीं भी हम करेंगे। क्योंकि देखिए, एक एरिया जब हमने लॉकडाउन किया लेकिन आसपास वो अपने सारे एक्टिविटी को देख रहे हैं, तो डेफिनेटली वो हमारे लिए भी उसकी इम्प्लीमेंटेशन में मुश्किल आती है, और लोग भी थोड़ा सा देखते हैं कि ये हमारे एरिया में तो ये खामखा क्यों लगा दिया गया है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये हमारे साथ बिल्कुल कोऑपरेशन शामिल रही है। आपने देखा होगा कि हमने गुलवर्ग पूरे को बंद रखा 12 दिन के लिए, बड़ी बड़ी मार्केट्स बंद रही, और मार्केट की तंजीमों ने, बाकी सब ने कोऑपरेट किया, और उसी का नतीजा है कि हम बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में हैं इस वक्त। और उसको इसलिए हम स्मार्ट लॉकडाउन को वो एरिया जहां कहीं भी हमें वो इस तरह का ही मैप जनरेट होता है जहां पे कोई अलार्मिंग सिचुएशन हो, तो हम उसको फौरी तौर पे फिर लॉकडाउन करते हैं। अच्छा दानिश अफजाल साहब, जिन इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन किया जाता है वहां पर कुछ लोगों को इस्तिस्ना भी हासिल होता है, लेकिन उन इलाकों के अंदर जो मौजूद मार्केट्स होती हैं जिन्हें सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक खुलने की इजाजत होती है, उन मार्केट्स में जो कोरोना SOPs हैं उनकी खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही होती हैं। नहीं, लेकिन जो लॉकडाउन एरिया है उसमें तो जो कमर्शियल एक्टिविटी है वो हर तरह से बंद रहेगी। नहीं, जो एसेंशियल कमोडिटीज की दुकानें खोलने की इजाजत है, जिसमें ग्रोसरीज शामिल है, जिसमें फार्मेसी शामिल है। जी जी नहीं, वो उसमें आप देखें कि जो ग्रोसरी स्टोर्स हैं या बाकी हमारे स्टोर्स हैं या बाकी हमारे मार्केट्स हैं, उसमें मोर और लेस अभी बहुत ज्यादा कंप्लायंस का लेवल बहुत अच्छा हो गया है। मैं आपसे बिल्कुल शेयर करता हूँ कि हमने जो लाहौर की 13 बड़ी मार्केट्स हैं और क्राउडेड मार्केट्स हैं, हमने उसमें से स्मार्ट सैंपलिंग कराई, ऑलमोस्ट 300 ईच का सैंपल हमने कराया तमाम मार्केट से, और उसमें आप देखेंगे कि लेस देन 1% जो है वहाँ पे पॉजिटिविटी थी। तो ये उस कंप्लायंस का ही नतीजा है कि जिसमें शॉपकीपर्स खुद भी अपना ख्याल कर रहे हैं और जो कस्टमर है वो भी कर रहा है। लेकिन इक्का दुक्का वाकयात आपकी बिल्कुल बात ठीक है, और उसमें हम एनफोर्समेंट भी करते हैं, और हमारे उस पर खातिर खा जुर्माने भी हैं, और हमने उसमें FIR भी करवाई है जहाँ पे लोग बिल्कुल ही इसको निगलेक्ट करते हैं या इसको रूटीन की चीज के पास। अच्छा दानिश अफजाल साहब, ये जो आप हमारे साथ फिगर्स शेयर कर रहे हैं कि किस किस एरिया में कितने कितने % केसेस कम हुए, ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव फिगर्स हैं, बड़े हौसला अफजा फिगर्स हैं। क्या ही बेहतर होता कि ये फिगर्स पब्लिक के साथ भी शेयर किए जाते ताकि उन्हें पता होता कि हमारी इंतजामिया की हमारे साथ कोई दुश्मनी नहीं है, और वो खुशी खुशी वो जो 5 से 10% लोग जिनका आपने जिक्र किया वो भी कानून नाफिज करने वाले इदारों से ना उलझते। लेकिन ऐसे कोई फिगर्स शेयर नहीं किए जाते, बस इलाकों के नाम आ जाते हैं कि यहां पर लॉकडाउन होने जा रहा है। मेरा ख्याल है कि इसमें हेल्थ डिपार्टमेंट शेयर करता रहता है, और वो क्योंकि सैंपलिंग अभी कंप्लीट हो गई है, कंप्लीट रिजल्ट भी आ गया। मैं इसलिए सिर्फ आपसे बात होगी तो मैंने आपसे शेयर कर लिया, तो वो फॉर्मली भी हम तमाम मीडिया से शेयर कर देंगे। और लेकिन इन हौसला अफजा रिजल्ट का मतलब बिल्कुल ये नहीं कि हम बिल्कुल कंप्लेसेंट हो जाएं, तो हमें और जरूरत है कि हम इसी चीज को इम्प्लीमेंट करें और फोर्सफुली, क्योंकि आगे ईद भी आ रही है, और ईद पे दोबारा फिर एक हमारा कांग्रीगेशन का एलिमेंट आ जाता है बीच में। तो हमें बहुत जरूरत है कि हम ईद पे उस तरह की लापरवाही ना करें। जैसे ये बड़ा अहम नुक्ता है दानिश अफजाल साहब कि लाहौर शहर के अंदर अक्सर ये कहा जाता है कि डेजिग्नेटेड इलाकों में मवेशी मंडियां कायम की जाएंगी, लेकिन हम देखते हैं कि पूरे लाहौर शहर के अंदर सड़कों पर, पार्क्स में लोग जानवरों की खरीदो फरोख्त में मसरूफ होते हैं। उसके अलावा आम दिनों में तो आपको जिना अस्पताल के पास जो सड़क है वहां पर लोग ऊंटनी का दूध बेचते हुए भी नजर आते हैं। तो क्या शहरी हदूद में इस तरह की मूवमेंट की और खासतौर पर कोरोना के दिनों में इजाजत होनी चाहिए दानिश साहब? जी, मैं गुजारिश करूं कि इससे पहले ये होता था कि हम बड़ी मंडियां लगाते थे शहर के अंदर से बाहर, और शहर के अंदर कुछ एरियाज में बड़े ग्राउंड्स में सेल पॉइंट्स लग जाते थे। लेकिन इस दफा गवर्नमेंट ने बिल्कुल इसमें जो शहर के अंदर कोई भी सेल पॉइंट जो है उसकी इजाजत नहीं होगी।
और जो भी मंडियां होंगी वो भी शहर के सुबह में और आबादी से बाहर लगेंगी और खुली जगहों पे लगेंगी और पिछले साल से डबल लगेंगी। तो इस साल हमने 13 ऐसे मुकामात हैं उनका इंतखाब करके उस पर काम शुरू भी कर दिया और शहर के अंदर आबादी के अंदर कोई भी ऐसा सेल पॉइंट नहीं लगेगा और कोई भी उसकी वायलेशन करेगा तो बिल्कुल हम उसके खिलाफ सख्ती से उस पर इम्प्लीमेंटेशन करवाएंगे। नहीं दानिश साहब, यहाँ पर बड़ा अहम नुकता है कि जो शहरी आबादी के अंदर जानवर लेकर घूम रहा है फरोख्त करने के लिए, आपने कहा कि बहुत सख्ती से उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये लोग तो आजकल घूम रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। नहीं, इसके अभी कोई ऐसी चीज नहीं है। हमने पॉइंट, क्योंकि 15 दिन पहले हमें कहा गया है कि एक्टिव करनी है, इससे पहले मंडियां, हमने उसकी तैयारी शुरू करवा दी है। 12 पॉइंट्स जो हैं वो हमने आइडेंटिफाई करके उसकी अप्रूवल भी हमारे पास आ गई है, उसके हमने काम शुरू कर दिया है। और जहां कहीं इक्का दुक्का अगर किसी ने को 3-4 को जानवर रखे हुए हैं साइड से वो लेके आ रहा है तो उस पर बिल्कुल हम कार्रवाई करेंगे और उस पर अभी आई थिंक 144 भी एक आध दिन में इम्प्लीमेंट हो जाएगी। और उसके अलावा ईद उल अजहा के दिनों में आप किस किस्म की जो तवक्कुआत रखते हैं लाहौर के शहरियों से, क्योंकि हमने देखा है कि लाहौर के अंदर जो वेस्ट डिस्पोजल का निज़ाम है वो भी काफ़ी हद तक मुतासर हुआ है, पहले जैसी सफाई भी नहीं रही। तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप लाहौर के शहरियों से ईद उल अजहा को लेकर, क्योंकि ईद उल फितर के ऊपर कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था दानिश साहब? ये इसमें तो बस हमारी वही अपील होगी जो हमने ईद उल फितर पे अपील की थी कि आप अगर खरीदारी के लिए जाते हैं तो आप अपने 1 या 2 मेंबर घर के जाएं, बच्चों को ना लेके जाएं, पूरे अफराद को ना लेके जाएं। आपने देखा होगा जितनी भी रिपोर्टेड डेथ्स हैं उसमें मेजॉरिटी जो है वो 60 ये एज से ऊपर की है मेजॉरिटी। और इसके साथ साथ मास्क पहन के जाएं और मंडी में जा रहे हैं तो आप जानवर को आप हाथ भी लगाएंगे तो आप ग्लव्स भी पहन के जाएं। हम उसका एहतमाम भी करवाएंगे तमाम अपने वहाँ पे जहाँ पे सेल पॉइंट्स होंगे, मंडियां होंगी। तो यही अपील है कि यही जो बेसिक SOPs हैं, बेसिक हाइजीन के असूल हैं जिसको बार बार आप भी उसकी तशहीर कर रहे हैं, हम भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं और शहरी उसमें बहुत खतर खा उसका अब अमल दरामद भी करने लग गए। तो यही एक चीज है जिससे बचा जा सकता है और एहतियात ही है और एहतियात के अलावा कोई और चीज। लेकिन दानिश साहब, एक साइंटिफिक एस्पेक्ट इस सारे मामले का ये है कि जो नोवेल कोरोना वायरस है वो मेमल्स को और बर्ड्स को इफेक्ट करता है और होमो सेपियंस के अलावा बहुत सारे मेमल्स हैं जो कि कुर्बानी के दिनों में इस्तेमाल होते हैं, उनकी कुर्बानी की जाती है। हमने दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में देखा कि किस तरह से वहां मेमल्स जो हैं वो भी कोविड-19 को पॉजिटिव रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में इस तरह की कोई एनिमल टेस्टिंग अभी तक शुरू नहीं की गई है और ईद उल अजहा सर पर आ गई है। आप समझते हैं कि ये एक इमिनेंट खतरा हो सकता है? जी बिल्कुल, ये हम बिल्कुल इसी वजह से ही हम इसको ज्यादा से ज्यादा जो हमारे पॉपुलेटेड एरिया है उससे ज्यादा से ज्यादा दूर रख रहे हैं, खुली जगह पे रख रहे हैं। इसको डबल इस दफा हमने मंडियों का साइज कर दिया है ताकि एक जगह पे कंजेशन ना हो, एनिमल ज्यादा वहाँ पे क्राउडेड हो जाए, ना ही लोग यहाँ पे एक ही मंडी के जगह रुक कर लें। तो ये इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए इसी चीज का इस्तेमाल किया गया है कि हम ज्यादा बड़ी स्पेशियस जगहों पे लगाएं और पहले से ज्यादा इसका नंबर जो है वो। अच्छा दानिश साहब, उसके अलावा हमारी बहुत कानून तो एक तरफ, बहुत सारी जो हमारी कल्चरल रिवायात हैं उनकी ट्रेडिशन बहुत ज़्यादा गहरी होती है, जैसे कि ऊंट की इज्तमाई कुर्बानी का रिवाज है या बड़े जानवर की कुर्बानी इज्तमाई कुर्बानी का रिवाज है और खुली सड़क के ऊपर ये इज्तमाई कुर्बानी की जाती है और एक बहुत बड़ा मजमा वहाँ पर सिर्फ उस कुर्बानी को देखने के लिए दानिश साहब इकट्ठा हो रहा होता है और उस वक्त वो जो एनिमल ह्यूमन इंटरैक्शन है और बहुत ज्यादा लोगों का एक जगह पर जमा होना है, तो वहां पर बेचारा कोरोना क्या करेगा दानिश साहब? तो बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है और इसकी आप एक एग्जांपल हम ईद उल फितर पे देख चुके हैं। तो ये अब कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसकी मोहलक होने का या इसका खतरा होने का किसी को अंदाजा ना हो। हम अपनी तरफ से अपनी पूरी कोशिश करेंगे, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड में होती है, पुलिस के जवान, पुलिस की एक स्पेशल ड्यूटीज लगती हैं, सफाई के अमले की एक स्पेशल एक सबसे बड़ा इवेंट होता है जो क्लीननेस के हवाले से होता है और उसके साथ साथ मानसून भी चल रहा होगा। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा, इसलिए जितनी ज्यादा केयर खुद लोग हमारे साथ मिलकर अपनी करेंगे उतना ही ज्यादा हमारे लिए भी आसानी होगी।
कि हम बाकी चीजों पे ज्यादा तवज्जो दे सकें। अच्छा दानिश साहब, जो लाहौर के मज़ाफ़ाती इलाके हैं वहाँ पर तो इस तरह का हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन भी या स्मार्ट लॉकडाउन भी नाफिज नहीं किया जा रहा। वहाँ पर जो मार्केट्स हैं वो शाम 7 बजे के बाद भी खुली होती हैं, दुकानें भी खुली होती हैं, और जो बंद होती हैं वो फिर पुलिस वालों के लिए माली मुनफियत का सबब बन जाती है। लाहौर के अतराफ में क्या सूरत हाल है? जी, मैं आपको वो गुजारिश कर रहा हूँ कि लाहौर जो ऑलमोस्ट अर्बन एरिया है, एक तो ये हमारी मज़ाफ़ाती एरियाज है जहाँ पे ऐसी चीज, लेकिन आप देखें कि मज़ाफ़ाती एरिया में मार्केट ऐसी ही होती है कि वो ऑलमोस्ट वो उसमें ग्रोसरी भी चल रही होती है, बाकी चीजें भी चल रही होती है, तो इस तरह से वो लगता ये है कि वो शायद मार्केट खुली है। तो लेकिन जो टाइमिंग है वो ऑलमोस्ट अभी उसमें लोग खुद भी फॉलो कर रहे हैं, और जहाँ कहीं को थोड़ी बहुत शिकायत आती है इस तरह की वायलेशन की टाइमिंग की, उसको हम इम्प्लीमेंट करवाते हैं। अच्छा दानिश साहब, गैर मामूली हालात हैं और किसी भी सिटी एडमिनिस्ट्रेटर के लिए इन गैर मामूली हालात में अपने शहरियों को पुरअमन रखना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। अगर किसी आम शहरी ने डिप्टी कमिश्नर से रब्ता करना हो तो वो किसी कोई टोल फ्री नंबर है आपका, कोई व्हाट्सएप नंबर है जिस पर कोई मैसेज ड्रॉप कर सके, कोई वीडियो भेज सके ताकि आपके इल्म में वो सूरत हाल लाई जा सके, ताकि आप उस पर कार्रवाई कर सके? दानिश साहब जी बिल्कुल जी, उसमें हमारा जो कोविड का हमारा इमरजेंसी सेंटर है, जो कंट्रोल सेंटर है, वो तो 24 आवर पहले से एक्टिव है। उसके अलावा वो हमारा जो डीसी का फेसबुक है, ट्विटर अकाउंट है, उस पर कोई भी वीडियो अपलोड लोग करते भी हैं, हम उससे उनको जवाब भी देते हैं, उससे तो कोई शिकायत होती है उसका अजाला भी करते हैं। तो ये सारे फोरम्स खुले हैं। और दानिश साहब, आप क्या समझते हैं कि लाहौर के शहरी जो ईद उल अजहा के दिनों में आम तौर पर जिस तरह से इस त्यौहार को बनाने के आदी हैं, उन्हें अपनी उन आदतों में जो कि कोविड-19 से पहले की थी, क्या तब्दीली लानी होगी? आपकी ऑब्जर्वेशन, आपकी राय के मुताबिक? ये देखिए, उसमें आप देखें कि हमारा सबसे बड़ा जो ईद उल अजहा से पहले जो सबसे बड़ा रिलीजियस फरीजा है, जो हज है, आप देखें कि उसको भी इसी एहतियात के तहत बिल्कुल महदूद कर दिया गया है। तो हम पे भी यही लाजिम है कि जैसे हम अपनी नमाज की अदायगी है, उसमें उलमा कराम का फतवा भी मौजूद है, और वो खुद भी मेंबर से और खुद अपने अमल से भी उसका इजहार कर रहे हैं, तो हमें उसी पे अमल करना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि अल्लाह ताला हमारी मदद देगा, मदद करेगा, और हम इसको इस इवेंट को भी कामयाबी से और ऐसे तरीके से और सेफली गुजार लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दानिश अफजाल साहब। बहुत तफसील से उन्होंने उन तमाम मामलात का अहाता किया जो कोविड-19 के दिनों में इस वक्त लाहौर के शहर को दरपेश है। उनका ये कहना था कि लाहौर के अंदर जिन इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है वहाँ पर कोरोना केसेस की तादाद में कमी आई है। मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, स्टे विद अस। हमने इसी प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से सर्विसेज अस्पताल लाहौर में जो नर्सिंग स्टाफ के माबैन तनाज़ा हुआ था उसके मुताल्लिक बात की थी, जिसमें हमने आपको ये बताया था कि किस तरह से नर्सेस के दो धड़ों के दरमियान हॉस्टल के मेस पर कब्जे की जो जंग थी वो वहां पर मैदान जंग में तब्दील हो गई, जिसका खुमियासा सिर्फ और सिर्फ वहां पर मरीजों को भुगतना पड़ा। और उसके बाद हमने देखा कि एक क्लर्क की शिकायत के ऊपर और उसके बाद नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की शिकायत के ऊपर और एक ग्रुप की शिकायत के ऊपर पुलिस ने ना सिर्फ नर्सिंग हॉस्टल के अंदर एक दफा दाखिल हुई बल्कि अगले दिन दोबारा भी दाखिल हुई और चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया। क्या सरकारी इदारे और खास तौर पर सरकारी तिब्बी इदारे जहां पर कोविड-19 के खिलाफ फ्रंट लाइन पर जंग जारी है वो इस तरह के हालात के मुतहम्मिल हो सकते हैं? इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ मियां नवीद। इन सारे मामलात को बहुत करीब से देखते हैं। नवीद, ये बताइएगा कि सर्विसेज अस्पताल लाहौर में जो नर्सेस का आपस में तनाज़ा था उसकी वजह क्या थी, वो अब तक हल क्यों नहीं हो सका? जी वैस बिल्कुल इसका तनाज़ा जो एक मैस है वो मैस है, और उसके ऊपर जो है वो इससे पहले जो नुसरत चीमा ग्रुप था उसके पास ये मैस था, अब ये आ गया ये मैस शमशाद नियाजी ग्रुप के पास। तो वहां पर ये सियासत चल रही है और दोनों ग्रुप जो है वो ये सियासत कर रहे हैं। मैं इस वाले से बता दूं कि ये मैच में ही लड़ाई हुई थी और ये मैच का सिलसिला काफी दिनों से बल्कि कई महीनों से ये जारी है, और इसमें जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है वो चाहती है कि ये मैच जो है वो सरकारी तौर पर चले, और इसी तरह जो है वो ये मामला है। तो इसी दौरान वहां पर लड़ाई हुई और दो नर्सेस जो है वो जख्मी भी हुई। तो उसके बाद जब ये मामला जो है वो मामले को ठंडा करने की बजाय इस पर मजीद जो है वो मामला इंतजामिया की जानब से, सेक्रेटरी हेल्थ की जानब से
ये खराब कर दिया गया। इस मामले को फौरी तौर पर हल करने। अच्छा नवीद, आप हमारे साथ ही रहिएगा। शमशाद न्याजी ने वे भी टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है, सदर हैं यंग नर्सेज एसोसिएशन की। मोहतरमा शमशाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आप लोगों का जो शोबा है वो डॉक्टर्स की तरह एक मसीहाई का तकाजा करता है। क्या आप लोगों को ज़ेब देता है कि इस तरह से मेस के ऊपर, किचन के ऊपर कब्जे के लिए आप लोग आपस में लड़ें? थैंक यू सो मच। अच्छा, सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि यहाँ पे सियासत कोई किसी किस्म की नहीं है। मेस के ऊपर, मेस जो है वो होना बहुत जरूरी है। आपको पता है कि ये एक सेंसिटिव जगह है। लेडीज यहाँ पे रहती हैं, लेडी डॉक्टर हैं, हमारी स्टाफ नर्सेज है, हमारे स्टूडेंट हैं जो ट्रेनिंग कर रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मेस शुरू से ही यहाँ पे हमारे सर्विस हॉस्पिटल में मेस ही है। तो उसके बाद ये है कि अब कुछ ऐसे हालात हुए मैडम फजीलत लाल के आने से कि मेस जो है वो बहुत खराब हो गया था। इसमें लोगों को बहुत मसला पेश आ रहा था। मतलब उनको खाने की क्वालिटी खराब हो गई थी। जी, खाने की क्वालिटी सही नहीं मिल रही थी। दूसरा और भी काफी ऐसी चीजें थी कि जो कुछ लोग ऐसे थे कि वो मेस मनी दिए बगैर वहां से ना खाना लेते थे। अच्छा। और जो लोग मेस यानी करप्शन भी हो रही थी, करप्शन भी हो रही थी। ठीक है, जी बिल्कुल ऐसे जो लोग मेस मनी पे करते थे उन तक अपना। अच्छा, आपने इन मामलात की शिकायत शमशाद नर्सिंग सुपरिटेंडेंट फजीलत लाल को की? मसला ये है कि मैंने तो पहले ये शिकायत नहीं की, लेकिन मेरी जो लड़कियां हैं, क्योंकि मैं तो एज ए यहाँ पे सदर एक एसोसिएशन की सदर होने के नाते काम कर रही हूँ, लेकिन हमारी जो लड़कियां हैं हॉस्टल की, उन तमाम ने स्टूडेंट हो गई है, हमारी स्टाफ हो गई, इन सब ने ना जाके। शमशाद, ये जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किया मेरी जो लड़कियां हैं, इस लफ्ज से क्या मुराद है? आपकी वो लड़कियां कैसे हुई? मेरी लड़कियां ये हैं कि एक प्रोफेशन है जी। प्रोफेशन एसोसिएशन जो होती है वो प्रोफेशन सबसे पहले जो होती है उसने अपने प्रोफेशन। आप ये कहना चाह रही है कि आपकी एसोसिएशन की जो लड़कियां हैं और उसके अंदर वो तमाम लड़कियां या नर्सेज शामिल नहीं है जो दूसरे ग्रुप से ताल्लुक रखती हैं? सॉरी, एसोसिएशन का मैं नहीं कह रही कि जितनी भी तमाम इधर स्टाफ नर्सेज रह रही हैं, स्टूडेंट रह रही हैं या डॉक्टर भी हैं, तो वो सारे ही हमारे बच्चे हैं जितने भी रह रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये जो बाकायदा नाम लिया जाता है कि एक आपका ग्रुप है, एक दूसरा ग्रुप है, ये ग्रुप बाजी, ये धड़ेबंदी क्या ज़ेब देती है प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर? बिल्कुल ऐसी कोई भी बात नहीं है कि जो ग्रुप है या कोई ऐसी चीज है। असल मसला ये है कि जब से हमारी मैडम यहाँ पे तैनात की गई है, मैडम फजीलत लाल, ये सब कुछ उनकी वजह से हो रहा है। क्योंकि बहुत अरसे से यहाँ पे मेरी भी सर्विस काफी ज्यादा है, नुसरत परवीन की भी सर्विस काफी ज्यादा है। हम दोनों की डेट ऑफ ज्वाइनिंग एक ही है, नुसरत परवीन की भी और मेरी भी। तो तब से इतना अरसे से हम चल रहे हैं, तब तो कोई मसला नहीं ऐसा था। लेकिन आप ठीक कह रही हैं शमशाद, लेकिन आप लोगों का जो बुनियादी ट्रेनिंग है, बुनियादी काम है, वो ये है कि आपने हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स की हिदायत के मुताबिक मरीजों का ख्याल रखना है। आपको मेस से मुतालिक अगर कोई भी शिकायत थी तो आप हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को इन्वॉल्व कर सकती थी। अब नर्सेज जो हैं वो नर्सिंग डिप्लोमा करके वो मेस के अंदर आलू गोभी का हिसाब तो नहीं करेंगी ना? बिल्कुल, आपका क्वेश्चन बिल्कुल 100% ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर एडमिनिस्ट्रेशन इस काबिल होती तो ये मसला यहाँ तक पहुँचता ही क्यों? एडमिनिस्ट्रेशन इस काबिल होती या ये जितने भी हमारे बड़े सीनियर लोग हैं, MS हो गए, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट हो गई, या हमारे प्रिंसिपल हो गए, उसके बाद हमारी DGN हो गई, उसके बाद हेल्थ सेक्रेटरी हो गए, अगर ये सारे सब नाअहल हैं, अगर ये सब इस मसले को सॉल्व करते, हमने इन सबको एप्लीकेशनें दी हैं, लेकिन इस मसले का हल किसी ने भी नहीं निकाला है। अच्छा शमशाद, आपने अपनी गुफ्तगू में कहा कि इस हॉस्टल में लेडी डॉक्टर्स भी रहती हैं, राइट? जी बिल्कुल। क्या उनको भी वही गैर मेयारी, नाकिस और महंगा खाना मिलता है? जी बिल्कुल। उन्होंने शिकायत की शमशाद, उन्होंने शिकायत की? अब ये है कि शिकायत तो काफी लोगों को थी। अगर शिकायत ये हुई थी और जो इनका ग्रुप था, फजीलत लाल ने शिकायतें जब इनके पास गई है, हम लड़कियों ने, जब इन्होंने इनकी बात नहीं मानी तो फिर लड़कियां आई है कि यहाँ पे ये देखें कोई बात सुनी नहीं जा रही। शमशाद, आप एक बहुत सीनियर नर्स हैं, आपकी बड़ी खिदमात हैं इस शोबे के लिए, एक तवील सर्विस है आपकी। ऐसा कैसे हुआ कि मेस के अंदर एक दूसरे पर, और वो भी हमारी खवातीन ने जिनसे हम थोड़ी सी मुलायमत की तवक्को रखते हैं, एक दूसरे पर लातों की, घूसों की, मुक्कों की बरसात कर दी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बकायदा नहीं, आप अगर क्वेश्चन करते हैं ना उसका आंसर भी प्लीज पूरा सुनेंगे, फिर आपको मैं बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगी। ठीक है,
सबसे पहली बात यही है कि मैं अभी पहले भी आपको बता रही हूँ कि हमारी इससे जाहिर होता है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बहुत पुअर है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन पुअर ना होती तो मसला जहाँ तक ना पहुँचता। बात असल यहाँ से शुरू हुई है कि ये जो नुसरत लड़की है, नुसरत परवीन जी, पहले मेन फसाद की जड़ है फजीलत लाल। जब से वो IAS हॉस्पिटल में उन्होंने ग्रुप बंदियां करना शुरू कर दी है, उसके बाद ये नुसरत चीमा इनका जो ग्रुप है, ये फजीलत लाल इनको पुष्ट पनाई करती है, जो गलत करें सही करें ड्यूटी करें ना करें इनको कोई पूछता नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये होता है कि जो भी कोई मसला मसाइल होता है उनको इनको सपोर्ट की जाती है। अगर ये गलत भी काम करके कहीं पे इनकी कंप्लेनें जाए, हमारे पास बहुत सी ऐसी कंप्लेनें हैं जो हमने हर जगह दी हैं, लेकिन किसी ने आज तक कोई कंप्लेन नहीं सुनी। अब ये भी कंप्लेन इन्होंने इसलिए सुनी है कि ये मसला बहुत ज्यादा बढ़ गया था, तो इस वजह से ये अब अच्छा, अगर आप इजाजत दे तो आपने पूरी बात कर ली, मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछूं। आपने अपनी गुफ्तगू में कहा कि नर्सिंग सुपरिटेंडेंट फजीलत लाल ने आकर ग्रुप बंदी शुरू कर दी, तो शमशाद न्याजी ग्रुप भी उन्होंने ही बनाया था? शमशाद न्याजी ग्रुप नहीं, शमशाद न्याजी एक तंजीम है, वाया नहीं कि वो एक तंजीम है, वो काम कर रही है। वो लोगों को अपनी बहुत हमारी जितनी भी लोग हैं वो फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं। ये एक ग्रुप नहीं है, ये एक बहुत बड़ी एसोसिएशन है जो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही है, जो कोरोना में उन्हें फ्रंट लाइन पे काम किया है। शमशाद जरा रुकिएगा, मैं मियां नवीद से भी थोड़ी सी इनपुट ले लूं। नवीद, आपकी सारी गुफ्तगू सुन रहे हैं, क्या वाकई सर्विसेज हॉस्पिटल जैसा कि शमशाद कह रही हैं, वहां के मेडिकल सुपरिटेंडेंट, वहां की नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, वहां के प्रिंसिपल इतने नाअहल हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के मामला इस कदर खराब हो चुके हैं? देखिए, वैसे एक तो बात ये है कि वहां पर जो ये ग्रुप बंदी वाली बात है, ये बात दुरुस्त है। ये जो शमशाद न्याजी साहब कह रही है कि ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा है। वहां पर ये बताते खुद ये वायन ने अपने आप को समझती है, यंग नर्स एसोसिएशन पंजाब ये समझती है। जो दूसरा ग्रुप असल में वैस हुआ यहाँ पर ये कि पहले नुसरत चीमा यहाँ पर आले नाल थी, अब जो नीचे लोग आए हैं उन्होंने उसको रिप्लेस कर दिया। अब जो थानेदारी है वो खत्म हो गई नुसरत चीमा की। अब जो थानेदारी है यहाँ वहाँ पर जो तमाम तंजीमी काम वो चला रही है शमशाद न्याजी। तो मसला ये है कि इस पूरे मामले पर बेबस है प्रिंसिपल जो है वो सर्विसेज इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज और MS। ये भी मैं बता दूं कि मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि DG नर्सिंग पंजाब की जानब से एक तजवीज दी गई थी कि जब तक ये मामला इस तरह गर्म है तो उतने दिन तक जो है वो जो फजीलत लाल है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट जिसके साथ ये तनाजा चल रहा है और एक पूरा ग्रुप, ये भी बात मैं आपको दुरुस्त बताऊंगा और हकीकत भी है कि ज्यादा तादाद इस वक्त नर्सेज की अगर बात करें तो वो शमशाद न्याजी के साथ है, तो वो उसको सुपरिटेंडेंट को लाइक नहीं करती। और जब कोई किसी को लाइक नहीं करता और नर्सिंग सुपरिटेंडेंट वहां पर उसके ऊपर काफी सारे जो है वो ये इल्जामात भी लगा रही है, गिफ्ट शिफ्ट लेना और बड़े मामलात है, तो इसके ऊपर जो है वो उन्होंने कहा था कि वो कम से कम एक माह के लिए नहीं। ये बात तो मैं शमशाद न्याजी से भी पूछता हूं, लेकिन मुझे मियां नवीद आप बताइएगा कि हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर अब जबकि MTI एक्ट की भी बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं, इस तरह से अगर स्टाफ नर्सेज जो हैं हंगामा आराई करेंगी, इस तरह से वो अपनी सर्विसेज का बॉयकॉट करेंगी, तो उनके खिलाफ उन्हें किसी किस्म की महकमाना कार्रवाई का या इंजबाती कार्रवाई का डर नहीं होता? इससे डिसिप्लिन का तो सत्यानाश हो जाएगा। नवीद, वैसे आप पाकिस्तान की बात करें, आप किसी दूसरे ममालिक की बात ना करें, यहाँ पर ऐसा ही होता है। वैसे भाई यहाँ पर एहतजाज भी होते हैं, यहाँ पर जनाब MS को कमरे में लॉक भी कर दिया जाता है। ये पाकिस्तानी सिस्टम है और पाकिस्तानी सिस्टम के रहते हुए एडमिनिस्ट्रेटर को चाहिए कि ये मामले को ठंडा करे। यहाँ पर ये कानून और इस तरह की बातें नहीं चलती कि जी कानून क्या है और ये क्या है। देखिए, फिर तो ये भी है कि पुलिस एहलकार जो मर्द पुलिस एहलकार है वो वहाँ पर नर्सिंग हॉस्पिटल में बगैर MS को बताए बगैर। ठीक है। अच्छा, शमशाद न्याजी मुझे ये बताइएगा कि आपकी जो ऑफिशियल डेजिग्नेशन है उसमें आप अपनी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट फजीलत लाल को रिपोर्ट करती हैं, आप उनकी मातहत हैं, राइट? जी बिल्कुल। और उनका हर जो एडमिनिस्ट्रेटिव हुक्म है, चाहे आपको पसंद आए या ना आए, आपके लिए मानना आपकी ऑफिशियल जिम्मेदारी है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जिम्मेदारी है, लेकिन राइट और रॉन्ग का अगर एक इतना सीनियर सीट पे बंदा बैठा है वो राइट और रॉन्ग का ख्याल नहीं रखता है, उसको सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि क्या मैं डिसीजन जो ले रहा हूँ ये राइट है या रॉन्ग है। आप अपने आप को नर्सिंग सुपरिटेंडेंट समझें और ये देखें कि आप जो अहकामात सादिर करेंगी और उसके बाद आपकी मातहत नर्सेस फैसला करना शुरू कर दे कि ये हुक्म ठीक है, ये हुक्म गलत है, तो उसके बाद डिसिप्लिन की तो ऐसी तैसी हो जाएगी ना शमशाद।
नहीं, इंशाल्लाह ऐसा कभी भी नहीं होगा। ये सारी चीजें देखनी होती है, राइट और रॉन्ग को देखना सबसे पहली जिम्मेदारी होती है। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट जो एक सीट पे रोल अदा कर रही होती है, वो एक मदर का रोल अदा कर रही होती है। उनको चाहिए कि वो जितने भी उनके बच्चे हैं, चाहे कोई एसोसिएशन में, एसोसिएशन के बगैर, वो सबके साथ न्यूट्रल चले, उनके हर मसले मसाइल को सेव करे। बच्चे माँ से तनख्वाह तो नहीं लेते ना, आप लोग तो उस इदारे से तनख्वाह लेते हैं। ये आपकी ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का जो भी हुक्म हो आप उसकी पासदारी करें, चाहे वो आपको पसंद हो या ना हो। लेकिन आप लोगों को डर इसलिए नहीं लगता कि आप एक सरकारी इदारे में काम कर रही हैं और आपको ओवरनाइट नौकरी से नहीं निकाला जा सकता? क्या ये बात है? ऐसी मेरी बात सुने, ऐसी कोई बात नहीं है। डर उस बंदे को होता है जो बंदा कोई गलत काम कर रहा होता है। अल्लाह का शुक्र है हम पुरअमन लोग हैं, हम लोग अपने राइट पे काम कर रहे हैं। हमने कोरोना में अपनी सर्विस अदा की है। अभी भी आप देखें कि हालात कहां से कहां तक पहुंच गए हैं। आज तीसरा दिन है, एहतजाज जा रहा है। नहीं, आप ओपनली अपनी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट फजीलत लाल के खिलाफ एजिटेशन कर रही हैं, बगैर सबूत के इल्जामात लगा रही हैं, उन्हें ओहदे से हटाने का मुतालबा कर रही हैं। इस तरह के माहौल में सर्विसेज हॉस्पिटल के अंदर जो काम करने वाले पेशेंट्स हैं, अगर आप लोगों का ड्यूटी रोस्टर ऊपर से बनकर आना है, आप लोगों ने उस पर अमल नहीं करना, आपने स्ट्राइक कर देनी है, आपने हड़ताल कर देनी है, सफर कौन करेगा? शमशाद, सफर तो मरीज करेंगे ना। आप खुद सोचें कि अगर एक मैडम नर्सिंग सुपरिटेंडेंट फजीलत लाल जो है वो एमएस का ऑर्डर ओबे नहीं करती है, वो प्रिंसिपल का ऑर्डर ओबे नहीं करती है। आप इन चीजों को अच्छा, वो गलत कर रही हैं तो आपको भी गलत करने का हक हासिल होगा? नहीं, हम गलत नहीं कर रहे। हम माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है हम राइट पे हैं, हम गलत करने वाले लोग नहीं है। हम हक पे बोल रहे हैं और हक सच के साथ हैं। अल्लाह का शुक्र है, ऐसी कभी आज तक हमने कोई गलत काम नहीं किया। अच्छा नवीद, ये आप बात सुन रहे हैं कि उनका, शमशाद का ये कहना है कि चूंकि नर्सिंग सुपरिटेंडेंट मेडिकल सुपरिटेंडेंट के अहकामात नहीं मानती, इसलिए हमारे ऊपर भी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के तमाम अहकामात मानना फर्ज नहीं है। हमें जो अहकामात पसंद आएंगे हम मानेंगे, जो नहीं आएंगे वो नहीं मानेंगे। हम फैसला करेंगे कि सही क्या है और गलत क्या है। नवीद, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। ये कानूनी तौर पर अगर किसी मुलाजिम की बात करें या मुलाजमा की बात करें तो वो अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट की नहीं, बिल्कुल ठीक है, कानूनी तौर पर ऐसा नहीं हो सकता, इस बात से शमशाद ने भी इत्तेफाक किया। लेकिन अमली तौर पर नवीद ऐसा क्यों होता है? क्या वजह है? कौन सा ऐसा वीक पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेशन का यूनियंस के हाथ में कि एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा यूनियंस के हाथों ब्लैकमेल होती है? वो वैसे इसलिए होती है ना ब्लैकमेल, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन खुद करप्ट होती है। ठीक है, अगर एडमिनिस्ट्रेशन करप्ट ना हो तो वो ब्लैकमेल। यानी शमशाद नियाजी के ये इल्जामात ठीक है कि नर्सिंग सुपरिटेंडेंट फजीलत लाल के ऊपर जो करप्शन चार्जेस हैं, जो गिफ्ट लेने के इल्जामात हैं, वो ठीक है? बिल्कुल ये दुरुस्त फरमा रही है। मैं ये भी बता दूं कि उनको ट्रांसफर किया जाने लगा था। ये तो अभी तनाजा बना, इससे पहले भी उनकी काफी शिकायत थी और उनको ट्रांसफर भी किया जाने लगा था, लेकिन उनके भी हाथ जो है वो पहुंच बहुत दूर तक है। और यहाँ पर मैं ये भी एक बात करना चाहता हूँ, अब ये लाइव फॉरम पे मुझे नहीं लगता कि मुनासिब है यहाँ पर बात कर दूं, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर होता ये है कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो सारा दिन जो अफसरान सरसद अस्पताल में आते हैं, ब्लड प्रेशर के बहाने फिर उनको कमरा भी दिया जाता है और बहुत कुछ किया जाता है। ये बड़ी बातें हैं। वैसे ये इंतहाई ऐसी गंद है, मैं समझूंगा इसको दुरुस्त करने की ऐसा जरूरत है। और ये मामला ऐसे हैं कि हर एक बंदे के अपने जाती मफादात हैं, तो ये मामला बहुत आगे तक जाएंगे। तो मसला ये है कि इसको अभी तक इन्वेस्टिगेशन इस मामले को नहीं किया जा रहा, जो इल्जामात की बात है। अच्छा शमशाद, आपके ख्याल में इस मसले का हल क्या है? सर्विसेज अस्पताल के माहौल को बेहतर कैसे किया जा सकता है मरीजों के मफाद में? क्या एक नर्सिंग सुपरिटेंडेंट को आज आप लोग ट्रांसफर करवा दे, अगली नर्सिंग सुपरिटेंडेंट भी आपको पसंद ना आए, यानी इस हॉस्पिटल में जितनी भी पोस्टिंग्स होंगी, जितनी भी ट्रांसफर्स होंगी, वो आप लोगों की मर्जी से होंगी, राइट? नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। आप मेरी बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। मसला ये है कि आज तक मेरी सर्विस जो है तकरीबन 18 ईयर्स हो चुकी है। आज तक ऐसा कभी भी वाकया नहीं हुआ। एक साल में ऐसा वाकया क्यों पेश आ रहा है? 18 साल हो गए मेरी जॉब को, और इस दौरान जो है हमारे पास CNS भी आई है, NS भी आई है, कितनी वो रिटायर होके गई हैं। उनमें हमारे अगस्तीना आई है, राय आई है, मैडम शनाज विक्टर आई है, मैडम समीना आई है और मैडम नसरीन भट्ट आई है। उनको हमने फ्लावर के जो है हार पहना के उनको हमने बड़े अच्छे तरीके से रुखसत किया है और रिसीव भी ऐसे की है। और फर्स्ट डे जब मैडम फजीलत लाल आई थी, शायद मेरे पास अभी पिक्स हो, उनको भी हमने वेलकम बहुत अच्छे तरीके से किया था। मसला कहाँ पैदा हुआ? मसला कैसे पैदा हुआ? मसला पैदा यही हुआ कि जहाँ पे उन्होंने फेवरेटिज्म शुरू कर दिया, लड़कियों को ग्रुप बंदी शुरू कर दी, न्यूट्रल नहीं, मतलब किसी चीज में। फेवरेटिज्म से क्या मुराद है आपकी? उनको ज्यादा तनख्वाह देना शुरू कर दी, उनको रिलैक्स ड्यूटी देना शुरू कर दी?
नहीं, तनख्वाह की बात तो फिर मैं नहीं कर सकती और ना मैं कर रही हूँ। जिन चीज का मुझे इल्म है, उन्होंने रोस्टर में बहुत ज्यादा मसले मसाइल पैदा करना शुरू कर दिए कि जो जिस तरह से उनको उनका ग्रुप कहता था, उन्होंने उस तरह से उनकी ड्यूटियां लगानी है। उनकी ड्यूटियां उनकी जो है उनकी चॉइस पे लगानी है। बाकी कोई लड़की अगर बीमार है या कोई प्रेग्नेंट लड़की है, वो रिक्वेस्ट भी कर रही है तो उनकी बात नहीं सुननी, उनको मजबूर करना है। आपने इससे पहले फजीलत लाल जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है, उनके मामले पर आपने हॉस्पिटल की हायर अथॉरिटीज के इल्म में ये बात लाई, उन्हें शिकायत की? जी बिल्कुल, हमने यहाँ भी की है, हमने मैडम डीजीएन को भी बताया है। मैं यहाँ पे चंद वीडियो भी जो है आप लोगों को इस चैनल को दी है कि ये वीडियो आप देखेंगे। डीजीएन आई हुई है, डीजीएन को हमने काफी दफा इन्फॉर्म भी किया वहां पे जाके, और सारा कुछ बताया कि ये सिचुएशन है, और इस ग्रुप के बारे में भी बताया है कि ये ग्रुप ऐसे ऐसे करता है, इस तरह से लड़कियों पे ये गुंडागर्दी करता है, उनको मारता है, पीटता है जगह जगह, उनको कोई नहीं पूछता। प्लीज इन पे कोई आप लोग इनको रोकें और इनको कोई लेटर इशू करें ताकि ये इन कामों से बाहर आ जाए। हम बहरहाल हम तो ये नहीं कहते हमारे लिए तो सारे बच्चे बराबर हैं, वो हों या ये हों। बहरहाल जो इन्होंने की है ये बहुत गलत की है। उसके बाद जो मतलब जो कुछ रह गया था, उसके बाद फजीलत लाल, तो मेरा आपसे शमशाद नियाजी फिर यही सवाल है कि वो भी अपने ओहदे पर कायम हैं, आप भी अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं, और जो सफ़र कर रहे हैं वो मरीज सफ़र कर रहे हैं, इस बात का अंदाज़ा है आपको? नहीं, पेशेंट बिल्कुल ही सफर नहीं कर रहा है। अभी देखिए 3 दिन हो गए और इससे पहले 1 साल पूरा हो गया है। 1 साल से सफर हम कर रहे हैं। हम अपनी आज तक बताएं कि हमारी नर्सिंग प्रोफेशन में सर्विसेज हॉस्पिटल में हमने जॉब ड्रॉप की हो, हमने बिल्कुल नहीं की। और इन दिनों में तो कोरोना की वजह से हमने बिल्कुल हमें मसले मसाइल बियर भी करने पड़े। एक सेकंड रुकिएगा शमशाद। मियां नवीद, क्या वाकई इस तरह के तनाज़ात के नतीजे में हॉस्पिटल के पेशेंट्स सफर नहीं करते? देखो, मैं अभी तक जो सूरत हाल ये है कि एक तो ये है कि सरकारी अस्पतालों में वैसे भी आजकल आपको पता है कि आउटडोर इतने फॉल नहीं है, और इमरजेंसी सर्विस फॉल है। इमरजेंसी सर्विस में बिल्कुल जो है वो नर्सेज ड्यूटी कर रही हैं, डॉक्टर भी वहाँ पर मौजूद है, लड़ाई भी कर रहे हैं, ड्यूटी भी कर रही हैं, ये दोनों काम ही कर रही है। लड़ाई के साथ साथ ड्यूटी भी कर अंजाम दे रही है। और मेरा ख्याल है कि 100-150 के करीब जो है वो नर्सेज, 100 के करीब नर्सेज जो है वो धरना देती है एमएस और नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के दफ्तर के सामने। बाकी जो ये काम कर रही होती हैं। तो शमशाद, आपसे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट ने या एमएस ने मुज़ाकरात करने की कोशिश की, आपको कायल करने की या खुद कायल होने की कोशिश की? आप लोगों की बात सुनी है उन्होंने? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। ना हमें हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने बुलाया और ना हमारे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट ने बुलाया। बल्कि आप लोगों को थोड़ा बहुत शायद इल्म भी हो इस वाकये का कि हमारे हॉस्टल में बहुत बड़ी पुलिस गर्दी करवाई है मैडम शमशाद। ये तो चिराग तले अंधेरा वाली बात हो गई है कि बच्चा बगल में है और ढिंडोरा पूरे शहर में है। आप लोगों की जो बातें हैं वो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही हैं, लोकल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही हैं, और आपके एमएस ने आपको मुलाकात का वक्त तक नहीं दिया। बिल्कुल, उन्होंने हमें यही कहा बस कमेटी दे दी है, आप लोगों की इंक्वायरी हो रही है, इंक्वायरी, बस ये 2-3 चीजें की उन्होंने, बाकी हमें बिल्कुल ही नहीं। और आपको लगता है कि उस इंक्वायरी के नतीजे में आजादाना तहकीकात होंगी या वन साइडेड इंक्वायरी होगी? जिस तरह से हम ये चीजें सारी देख रही हैं, हमें नजर आ रहा है, ज़ाहिर है हम भी सियासत में हैं, काफी अर्से से काम कर रहे हैं, तो हमें भी इस चीज का तो इल्म है कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। बहरहाल जो भी होगा वो तो अभी जब इसकी रिपोर्ट आती है इंक्वायरी टीम की तो उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जिस तरह से ये हालात चल रहे हैं, मैडम फजीलत लाल पहले भी लड़कियों की किस्म की धमकियां देती थी कि आप जो भी कर लें। और जो मियां नवीद ने बात की, कुछ उन्होंने इशारतन बात की कि कुछ गैर अखलाकी सरगर्मियां भी हैं। आप समझती हैं शमशाद कि काली भेड़ें हर जगह होती हैं, तो इस प्रोफेशन में भी हैं, इस हॉस्पिटल में भी हैं? बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल है। यही इसी वजह से तो हम आवाज बुलंद करना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं हमारा माहौल जो है वो साफ सुथरा होना चाहिए, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तो इस चीज से हमारे काफी जितने भी लोग, अगर एक घर का मेन बड़ा ही अगर सही नहीं है तो बाकी जो छोटे बच्चे मियां नवीद ने बहुत खौफनाक इंकशाफ किया और शमशाद नियाजी ने उसकी तस्दीक कर दी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। नाज़रीन, ये सेगमेंट आपने देखा सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर, जो कि लाहौर के कदीमी हॉस्पिटल्स में है, वहां के हालात आपने देखे, और आपने ये भी देखा कि हमारा जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो इस हॉस्पिटल को नए पाकिस्तान के हॉस्पिटल के मुताबिक ढालने में नाकाम है। मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है।
नाज़रीन, आपको याद होगा कि कुछ अरसा पहले एक आला सरकारी अफसर की अहलिया माहीन ने अपनी घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद किया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक ये वाक़या गया। इसका सुमोटो नोटिस दिया गया, बाद में सजा भी हुई जिस पर अमल दरामद नहीं हो सका। लेकिन सूरत हाल ये है कि न जाने किन उम्मीदों के तहत बहुत गरीब वालिदैन अपनी बच्चियों को लोगों के घरों में काम करने के लिए भेजते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों पर उन्हें जिस्मानी तशद्दुद का, ज़हनी तशद्दुद का, जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। और ये सब कुछ उस मुल्क में होता है जहां पर अखलाकी कदरों का दिन रात ढिंडोरा पीटा जाता है। ताज़ा तरीन इंसानियत सोज वाक़या रिपोर्ट हुआ वापडा टाउन लाहौर में, जहां एक 8 साला घरेलू मुलाजमा पर सिर्फ ये शुबा था कि इसने दूध चोरी किया है। उस पर उसे 5 दिन तक भूखा रखा गया, उसे मारा पीटा गया, उसे दरिंदगी का सामना करना पड़ा। और हमने देखा कि अब ये केस रिपोर्ट हुआ है। इस सारे मामले पर बात करने के लिए मारूफ समाजी कारकुन मोहतरमा नाहिद बेग हमारे साथ मौजूद हैं। नाहिद, ये बताइएगा कि बार बार इस तरह के वाकयात रिपोर्ट होते हैं कि घरेलू मुलाजमाओं को तशद्दुद का निशाना बनाया, इवन के उन्हें कत्ल भी कर दिया जाता है, लेकिन सजा किसी को क्यों नहीं मिलती? सबसे पहले तो वैसे मैं ये बता दूं कि ये जो आपने देखा होगा कि सिर्फ घरेलू मुलाजमाएं यहाँ पे सिर्फ घर के अंदर ही नहीं होती। ये छोटी बच्ची जो इस वक्त रिपोर्ट हुई थी, और ये तो किसी हमसाये ने ये जिसने भी रिपोर्ट की और इसके ऊपर एक्शन जो लिया जा रहा था, लेकिन बच्चे तो सिर्फ घरों के अंदर नहीं होते ना। आप देखें ये तो हर जगह एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, चाहे किसी फैक्ट्री में आप ले लें, किसी क्लीन में ले लें, किसी आप मैं इस वक्त सिर्फ अगर घरेलू मुलाजमाओं की बात करूं जिनकी उम्रें 5 से 15 साल के दरमियान होती हैं, उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, उन्हें कत्ल कर दिया जाता है। और इस तरह के दर्जनों वाकयात नाहिद हर साल रिपोर्ट होते हैं, उसके बावजूद इन वाकयात में मुलव्विस लोगों को सजा क्यों नहीं होती? सजा कहाँ होगी अवैध साहब? आपने अगर हमारा लॉ देखा हो, जो पंजाब रिस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट है, अगर उसमें आप सजा देखें तो सजा कितनी है? सेक्शन 11 जो हमारे लॉ का है, उसमें पनिशमेंट जो दी जाती है वो सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के लिए दी जाती है, या ज्यादा 6 महीने और कम से कम नहीं। हमारे 95% पार्लियामेंटेरियंस के घर के अंदर ये इस तरह के घरेलू मुलाजिम मौजूद है। नहीं सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस नहीं, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट नहीं, ये नहीं, ये 6 महीने की सजा तो सिर्फ इसलिए है ना कि आपने एक माइनर को मुलाजिम रखा, लेकिन मुलाजिम रखने के बाद उस पर जो तशद्दुद किया उसके लिए तो ज्यादा सजा होगी ना नाहिद? ज्यादा क्या होगी, इनको तो नौकरी से निकाल देना चाहिए। आपको याद होगा कि एक दफा आप ही ने अवैध एक प्रोग्राम किया था जिसमें आपने एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को भी बुलाया था, तो मैंने कहा था ये तो थानों में खुद जो है छोटे बच्चों को रखा होता है कि छोटे चाय लाओ, छोटे कोई और चीज लेके आओ, कोई और ये छोटे बहुत बड़े होते हैं। मैं आपको दोबारा इनवाइट करूंगा नाहिद, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा, अपने फीडबैक से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया।